नमस्कार दोस्तों, वंदन है, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। जैसा दोस्तों आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष पर बात करने की, तो अभी तक हमने आपको मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दी। आज उसी क्रम में मिथुन लग्न की बात करते हैं। समय को बिल्कुल न गंवाते हुए अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब ये हो गया कि ये लग्न हो गई मिथुन की। मिथुन जिसका स्वामी बुध देव होते हैं, यानी बुध देव इस लग्न के कंट्रोलिंग पावर हो गए, यानी इस पूरी कुंडली की जो एक कैप्टनसी है वो बुध देव के पास आ गई। अब बुध देव ने अपने मित्रों और शत्रुओं को उसी हिसाब से जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन सब का बंटवारा किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने पास जो रखा, यानी 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बुध देव की होती है, ये 3 नंबर और 6 नंबर इन्होंने अपने पास रखा। सबसे पहली राशि जो मिथुन राशि है, जो इस समय इस कुंडली में लग्न भी है, ये रखा अपने पास आपके शरीर को, यानी इस कुंडली का जो भी जातक है उसका जो शरीर है, उसका मस्तिष्क है, उसकी सोच है, उसकी पर्सनैलिटी है, उस डिपार्टमेंट को अपने पास रखा। और दूसरी राशि इनकी जो आई वो आई चौथे भाव में, यानी जितने भी सुख हैं, जितने भी भौतिक आनंद हैं, जितने भी आपकी माता का सुख है, गाड़ी का सुख है, वाहन का सुख है, इन सब का डिपार्टमेंट्स भी उन्होंने अपने पास रखा। अब देखिए, चूंकि दोस्तों बुध देव जो हैं वो आकाशीय मंडल में राजकुमार की पदवी लिए हुए हैं, तो चूंकि राजकुमार हैं, लालन पालन में पले हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, तो ये बहुत बुद्धिमान ग्रह हैं। इसलिए इन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार सारे ग्रहों को वो डिपार्टमेंट्स प्रदान किए जो जिसके लिए वांछित था। अब दोस्तों इन्होंने चंद्रमा देव को कौन सा डिपार्टमेंट दिया? इन्होंने चंद्रमा को जो डिपार्टमेंट दिया वो दिया धन, कुटुंब और वाणी का, दाहिनी आंख का। ठीक। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि बुध देव और चंद्रदेव आपस में अति शत्रु हैं। हालांकि ये माँ है, चंद्रमा बुध की माँ है, लेकिन बुध उसी प्रकार से राइवलरी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, जैसा शनिदेव और सूर्यदेव के बीच होती है। अब यहाँ पे क्या है, अगर अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार, यानी अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे मारक हो जाएंगे। कैसे? 8वें घर से 8वां और इससे द्वादश और लग्नेश के अति शत्रु, इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में मारक हो गए, यानी कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, पूरी कुंडली में कहीं भी चले जाएं। इसी प्रकार अब इन्होंने तीसरा भाव जो है वो सूर्य को दिया। हालांकि सूर्य इनके पिता हैं, पिता वाला रिश्ता है इनका, लेकिन उसी प्रकार से राइवलरी, उसी प्रकार से दुश्मनी है। तो सूर्य भी इस कुंडली में छोटी प्रॉब्लम्स, फजूल की मेहनत, ये भाव ही वैसा है, छोटे भाई बहन, इन सब का भाव इनको दे दिया। इस वजह से सूर्य भी इसमें मारक हो गए। अब शुक्रदेव को इन्होंने क्या दिया? चूंकि ये और शुक्रदेव आपस में अति मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इन्होंने कुंडली की मूल त्रिकोण, ये कुंडली का मूल त्रिकोण भाव भी होता है, और तुला राशि जो होती है वो शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो इन्होंने अपनी वही मित्रता निभाते हुए शुक्रदेव को कुंडली का मूल त्रिकोण भाव दे दिया, और इनकी जो दूसरी राशि है उसको यहाँ खर्च में दे दिया। यानी जितने भी नुकसान हैं, जितने भी परेशानियां हैं, अस्पताल के खर्चे हैं, जेल यात्रा है, वो सारे डिपार्टमेंट्स भी इन्होंने इन्हीं को दे दिया। इस राशि में इन्होंने संतान दे दिया, बुद्धि दे दी, शिक्षा दे दी, पेट दे दिया, अनसर्टेन गेन्स, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स दे दिया। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए, चूंकि मंगल और बुध, यानी मंगल और बुध आपस में बहुत बुरे शत्रु हैं, इसलिए इन्होंने वही शत्रुता निभाते हुए मंगल देव को कौन सा डिपार्टमेंट दिया? एक दे दिया रोग, ऋण,
शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, हाउस ऑफ कंपटीशन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का डिपार्टमेंट्स इन्होंने मंगल देव को दे दिया। और इनकी जो दूसरी राशि है यानी मेष राशि, इसको इन्होंने इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट दे दिया, यानी ये बड़े भाइयों का भी डिपार्टमेंट है। अब ये लाभ का, आय का डिपार्टमेंट भी है, तो इन्होंने मंगल को वो 2 राशियां प्रदान कर दी। अब देवगुरु बृहस्पति की अगर बात की जाए तो बृहस्पति तो बुध को अपना मानते हैं, लेकिन बुध बृहस्पति को अपना नहीं मानते। तो इन्होंने देवगुरु बृहस्पति को दोनों केंद्र के भाव दिए, यानी एक 7वां भाव दे दिया और एक 10वां भाव दे दिया। लेकिन अब यहाँ दोस्तों एक छोटी सी बात समझने की है जो बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से युक्त हो गए। केंद्राधिपति दोष उसे कहते हैं जब किसी भी शुभ ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाए। जैसे यहाँ पर 9 नंबर बृहस्पति देव की राशि है और 12 नंबर भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो दोनों राशियां केंद्र में आ गई, इसलिए बृहस्पति जो हैं वो इसमें केंद्राधिपति दोष से युक्त हो गए। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। केंद्राधिपति दोष केवल 4 भाव में लगता है, केवल ओनली 4 हाउसेस। कौन कौन से? एक तीसरे में लगता है, एक छठे में लगता है, एक 8वें में लगता है और एक 12वें में लगता है। इसके अलावा केंद्राधिपति दोष कहीं नहीं लगेगा। अब इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा क्या बल्कि बेस्ट रिजल्ट उसको देंगे। चलिए वो इशू बाद में आएगा। फिलहाल अब इन्होंने शनिदेव को कौन सी राशि दी? शनिदेव को चूंकि ये मित्र हैं तो इन्होंने शनिदेव को एक 8वां भाव दिया। 8वां भाव कौन सा है? आपकी आयु है, मृत्यु भाव कहलाता है, हायर टू हायर स्टडीज़ कहलाती हैं, रिसर्च का कहलाता है। कोई भी शोध जो होता है उसका मालिक 8वां भाव ही होता है। और शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो इन्होंने 9वें भाव में कुंभ राशि को दे दिया, यानी ये इनके पिता का भाव दे दिया, ये इनके धर्म का भाव दे दिया, धर्म को मानने का भाव दे दिया, विदेश में आना जाना। अच्छा यहाँ फ़र्क है, विदेश आना जाना और विदेश में सेटल हो जाना 2 अलग अलग बातें हैं। तो ये भाव जो होता है ये विदेश में आवाजाही का होता है, यहाँ सेटल होने से मतलब नहीं, सेटलमेंट का भाव ये होता है। तो इन्होंने इस प्रकार से जो एक डिपार्टमेंट्स बांटने थे सारे ग्रहों को वो इन्होंने बांट दिए। अब दोस्तों कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो अब शुरू होता है। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से ग्रहों को कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्होंने दिया। अब यहीं से एक सबसे अहम चीज़ ज़रूरी शुरू होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ जाके बैठा, वो सबसे ज़्यादा योगकारी है या मारक है। जैसे अभी चूंकि बुध देव लग्नेश है तो सबसे योगकारी हो गए, चंद्रदेव मारक हैं। अच्छा कल भी मैंने आपको बताया था कि योगकारी प्लैनेट मारक हो सकता है लेकिन मारक प्लैनेट कभी योगकारी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए बुध यहीं आके बैठ जाए यानी लग्नेश हो गए। अच्छा यहाँ इनको दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में बुध यहाँ पे बहुत योगकारी तो है, लग्नेश है, और यहीं आके बैठ गए तो जातक जो है, जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली मिथुन लग्न की है वो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बिल्कुल राजकुमार जैसी पर्सनैलिटी हो जाएगी, बिल्कुल त्वचा उसकी कांतिमय, बिल्कुल ऐसी कि एक आदमी छुए तो लाल निशान पड़ जाए, उस तरह की उसकी त्वचा हो जाएगी, बहुत अच्छा जेंटल बिहेव हो जाएगा, फाइनेंस का बहुत अच्छा ज्ञाता हो जाएगा। अब यही अगर बुध देव उठ के यहाँ पे चले आए तो यहाँ पे ये उच्च के हो गए, ठीक है। बुध देव कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अब चूँकि योग कारक हैं और यहाँ उच्च के भी हो गए तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं, माता का पूरा सुख, भौतिक सुख, आनंद, वाहन, गाड़ी, बंगला, हर प्रकार के नौकर चाकर से युक्त जातक को बना देंगे। अब इसी तरह अगर हम चंद्रमा की बात करें तो
तो चंद्रमा पूरी कुंडली में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अच्छा नहीं फल देंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मारक हैं, धन कुटुंब वाणी दाहिनी आंख के कारक हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आ गए तो फजूल की मेहनत बढ़ा देंगे, चंद्रमा यहाँ चले गए उच्च के हो गए लेकिन फजूल का खर्चा बढ़ा देंगे, चंद्रमा यहाँ आ गए तो भी चूंकि मारक हैं तो यहाँ पर सुख सुविधाओं में रोड़ा अटकाएंगे, यहाँ आ गए आमदनी में रोड़ा अटकाएंगे, यहाँ बैठ गए तो कर्म काज में, कामकाज में यानी नौकरी पेशा इसमें रोड़ा अटकाएंगे, यहाँ आ गए भाग्य में, पिता में रोड़ा अटकाएंगे। इस प्रकार चंद्रमा कहीं भी चले जाएंगे तो हमेशा बुरा फल ही देंगे। इसी प्रकार सूर्य अगर आ गए तो कहाँ के मालिक हैं? फजूल की मेहनत का, छोटे भाई बहनों का और पराक्रम का, साहस का। तो सूर्य चूंकि इस लग्न में मारक हो गए तो मारकत तो होने की वजह से छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी, ठीक है। और उस कंडीशन में जातक जो भी करेगा तो वो 100% मेहनत करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा मुश्किल से 40% का। क्यों? क्योंकि उसका प्लैनेट ही यहाँ ऐसा बैठ गया है। सूर्य यहाँ चले जाएं तो सुख सुविधाओं में कमी ला देंगे, सूर्य यहाँ चले जाएं तो हालांकि उनको यहाँ दिशा बल प्राप्त हो जाएगा लेकिन फिर भी दिक्कत परेशानी रखेंगे यहाँ भी। इसी प्रकार अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र चूंकि योग कारक हैं, कुंडली के मूल त्रिकोण में भी बैठे हैं, तो उस कंडीशन में शुक्रदेव यहाँ पर अगर यहाँ आ गए तो उच्च के हो गए, बहुत अच्छा फल देंगे। मतलब वो आदमी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में कि जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में उसको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि का ग्रह यहाँ पे आके दशम में बैठा है, कामकाज में बैठा है, इसलिए वो आदमी बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, बहुत काबिल हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तमाम लोग आपने देखे होंगे कि हैं तो वो मेल लेकिन वो लेडीज़ गारमेंट्स का काम करते हैं, लेडीज़ ब्यूटिशियंस हो जाते हैं, तमाम से ऐसे मेल हैं जो लेडी ब्यूटिशियंस हैं, तो उसमें बहुत सक्सेसफुल मिलती है। अब यही शुक्रदेव अगर मान लीजिए यहाँ ओन साइन के बैठ जाए तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि वो ओन साइन के हैं लेकिन यहाँ पे खर्चों को बढ़ा देंगे। अब इसी प्रकार अगर मंगल की हम बात करें तो मंगल यहाँ पे चूंकि मारक है, अब अगर यहीं बैठ जाए, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, मंगल शनि और शुक्र अगर इनके साथ कोई थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है, थ्योरी क्या आगे चल के बताऊंगा, विपरीत राजयोग एक होता है उसको बताऊंगा, तो अगर कोई थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है यानी 3, 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग की कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है। बट देयर इज ए कंडीशन एंड मेजर कंडीशन, उस कंडीशन में लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए लग्नेश भी कहीं पिटा हुआ, नीच का हुआ, पाप कर्तरी योग में हुआ, वो खुद 6, 8, 12 में चला गया, 0 अंश का हुआ, 1 अंश का हुआ, 28 अंश का हुआ, 29 अंश का हुआ, तो फिर विपरीत राजयोग भी आपको फल नहीं देगा। इसलिए मंगल यहाँ बैठ जाएं, अगर विपरीत राज लग्नेश बली हुआ तो बहुत अच्छा फल देंगे। मंगल यहाँ चले जाएं, हालांकि यहाँ वो दिग्बली दिशा बली हो जाते हैं लेकिन फिर भी चूंकि मारक है तो गलत भाव में दिशा बली हुए हैं, अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ चले जाएं ओन साइन के हो गए लेकिन फिर भी आमदनी में परेशानी रखेंगे ही रखेंगे। यहाँ चले जाएं लग्न में तो बहुत कड़क स्वभाव का आदमी हो जाएगा और रोगी हो जाएगा। रोग भी कैसे? जैसे अग्नि वाले रोग होते हैं कि तमाम लोगों को देखा होगा कि हर समय सीने में जलन रहती है, बुखार जल्दी आ जाएगा, हालांकि जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव चूंकि इनके अति मित्र हैं और कुंडली की मूल त्रिकोण राशि में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आई है, तो इस कंडीशन में अगर शनि कहीं बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हुए तो बहुत अच्छा फल देंगे। जैसे ही मान लीजिए यहीं बैठ गए तो भाग्य बड़ा प्रबल हो जाएगा, पिता के साथ बहुत अच्छी बनेगी, विदेश में आना जाना उस बच्चे का लगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ आ गए तो इन्होंने मृत्यु का हनन कर दिया यानी दीर्घायु हो गया जातक। शनिदेव अगर मान लीजिए यहाँ आ गए, हालांकि भाग्य के लॉर्ड हैं लेकिन योगकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चूंकि वो नीच के हो जाते हैं तो हमेशा दिक्कत परेशानियाँ ही आमदनी में रखेंगे। अब इसी प्रकार अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति चूंकि केंद्राधिपति दोष में है, यहाँ 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 और यहाँ को छोड़ के पूरी कुंडली में कहीं भी चले जाएं तो बहुत अच्छा फल देंगे।
और अगर मान लीजिए यहाँ पर आके बैठ गए, यहाँ पर आके बैठ गए, तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बना देंगे जो बहुत अच्छा योग होता है, हंस नामक पंच महापुरुष योग। अब मान लीजिए बृहस्पति यहाँ उच्च के होके बैठ गए तो ज़रूर केंद्राधिपति दोष लगा है, लेकिन अपनी दशा और अंतरदशा में, यानी 16 वर्ष की दशा अंतरदशा में बंदे को अरबपति बना देंगे और वो बंदा जान नहीं पाएगा कि हमारे पास पैसा कैसे आ रहा, हम तो इतने काबिल भी नहीं हैं। तो केंद्राधिपति दोष केवल 1, 2, 3, 4 जगह होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। बृहस्पति की नीच राशि जो वो तो आई गई अष्टम भाव में, तो यहाँ भी होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रहों का निर्धारण प्लेसमेंट के बाद होता है, कौन सा ग्रह योगकारी हुआ, कौन सा ग्रह मारक हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हो तो वो फल भी अच्छे दे। मान लीजिए वो नीच का हो गया, मान लीजिए वो 6, 8, 12 में चला गया, तो हमेशा वो बुरे फल ही देगा, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो। तो दोस्तों आशा है आपने मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में समझा होगा, सीखा होगा। अपनी अपनी कुंडली को खोलिए, जांचिए और कॉपी पेन लेके अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो रिपीट करके एक बार और देखिए, समझिए। कोई क्वेरीज़ हो हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वंदन, नमन। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।